हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी चकवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ खुली चर्चा हुई। पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार और कृष्ण बेदी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति मोर्चा के सदस्य मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जातियों के उत्थान और सामाजिक न्याय के लिए कार्यकर्ता सार्थक प्रयास करें। तो वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा रही है। नीति आयोग के अधिकारियों के साथ हरियाणा के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 2015 में विकास के 17 टारगेट तैयार किए गए थे, जिसकी समय समय पर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि बहुत से विषयों में हरियाणा की अच्छी स्थिति है, तो साथ ही रैंकिंग में 8वें स्थान पर महारा हरियाणा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। और इसके लिए कुछ टारगेट्स तय किए गए थे। जो टारगेट्स 2030 तक पूरे करने हैं, उसमें 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो समय समय पर उन सब की रिव्यू मीटिंग होती है। आज हरियाणा के सभी अधिकारियों ने बैठ करके नीति आयोग के एडवाइजर वो आए थे, उनके सामने बैठ करके इसको रिव्यू किया है और बहुत विषयों में हरियाणा की बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी स्थिति है। खास करके जैसे डेवलपमेंट गोल्स में फास्टेस्ट मूविंग स्टेट के नाते से 2020-21 की जो हमारी रिपोर्ट आई नीति आयोग की, उसमें 10 पॉइंट एकदम जंप हमको मिला है, जो और किसी स्टेट का नहीं है। तो इस नाते से हम बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं और हर क्षेत्र में, चाहे वो पावर्टी हो, चाहे वो नो हंगर हो, चाहे वो ये जो आपका एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस है, इन सब चीज़ों के अंदर हम जो है अपनी इकोनॉमी के नाते से हर एक चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार यानी नीति आयोग की ओर से हरियाणा को बहुत अच्छी पोजीशन पर रखा गया है। ओवरऑल हम कितने स्थान पर, 8वें स्थान पर अभी। देखिए, जैसे नो पावर्टी, नो हंगर, इसके अंदर हम लोगों ने जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब एक एक परिवार को चेज करना शुरू किया है कि किस प्रकार से उनके इनकम को बढ़ाया जाए, उनकी गरीबी को हटाया जाए। हमारा परिवार पहचान पत्र, उसमें भी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसके लिए हम जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वर्ष भर के अंदर ही ये सारे जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ जाएंगी और गरीब आदमियों की सहायता करने के लिए हमारा जो प्रोग्राम है वो आगे चल रहा है। ऐसे ही हेल्थ के भी हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर जैसे जेंडर रेशो में भी इसमें एक गोल है कि उसके अंदर हरियाणा ने बहुत एक अच्छी अचीवमेंट अपनी की है। जो 871 की हमारी जेंडर रेशो पहले थी, अब वो 913 आती गई है। हालांकि हमारे यहाँ तो वार्षिक जो जेंडर रेशो आती है वो 922-23 तक भी पहुंची है, लेकिन अभी नीति आयोग ने 913 का जो उसमें स्वीकार किया। विवाह के समय महिला का पूर्व के पति से तलाक न होने के चलते विवाह अवैध है, यह दलील देते हुए गुजारा भत्ता आदेश खारिज करने की अपील पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही विवाह ना भी हुआ हो, लेकिन साथ में संबंध में रहना पीड़िता का गुजारा भत्ता देने का आधार है। याची ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए फतेहाबाद फैमिली कोर्ट के 22 जुलाई 2019 के आदेश को चुनौती दी थी। याची ने बताया कि फतेहाबाद के फैमिली कोर्ट ने घरेलू हिंसा के केस में अंतरिम गुजारा भत्ता 25,000 रुपए तय किया था। याची ने कहा कि महिला का उसके पहले पति के साथ तलाक नहीं हुआ था। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि आने वाले गन्ना पेराई सीजन के तहत राज्य की सभी सहकारी चीनी मिलों को अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने मंगलवार को संबोधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इथेनॉल के उत्पादन के लिए बाजरे और आलू में पाए जाने वाले ग्लूकोज के बारे में अध्ययन किया जाए, ताकि बाजरे और आलू से भी इथेनॉल के उत्पादन की संभावनाएं तलाशी जा सके। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल द्वारा जिले में सरसों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सरसों का सर्टिफाइड बीज
निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के ब्लॉक ट्रैक्शनल मैनेजर सुंदर सिंह ने बताया कि जिले में 2772 एकड़ भूमि में सरसों की बिजाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों को सरसों की खेती के प्रति जागरूक किया जा रहा है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जिले के किसानों को सरसों का बीज वितरित किया जा रहा है। सर हमारे यहाँ इस सीजन में रबी सीजन में सरसों का बीज आता है और हमारे यहाँ पे 4-5 वैरायटी आई हैं। लगभग 700 से 750 एकड़ का बीज हमने इस पलवल ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसमें कुछ एक वैरायटी डिमांड थी किसानों की कि पीली सरसों जो है वो मंगवाई जाए। हमने कुछ पीली सरसों के डेमोस्ट्रेशन प्लॉट भी मंगवाए हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि किसान जो सरसों की फसल लगाते हैं, अब की बार क्या है कि पिछले साल से थोड़ा सा ना मार्केट का रेट भी महंगा है। हमारा उद्देश्य है कि किसानों को अच्छा सा रेट मिले और हमको बिजाई के अच्छे तरीके भी बता रहे हैं कि आप ऐसे क्या नाम है आपका खाद इस तरह से डालिए जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ के आए। और हमारे यहाँ पे गिरिराज NRCY एक 0502 के नाम से पीली सरसों आई थी, अब की बार हमने मंगवाई थी। उसके साथ RS 725 है जो हम अब भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज की डेट में भी प्रोडक्शन सभी की अच्छी आती है। लगभग किसानों से क्या अपील है आपकी? किसानों से हमारी यही अपील है कि हम जो भी सीड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो तरीका आपको हम बिजाई का बता रहे हैं उस हिसाब से उसे लगाइए तो प्रोडक्शन अच्छी आएगी और किसान को बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा। मेरा नाम देशपाल और मैं पलवल से हूँ। जो हम यहाँ आज सरसों के लिए बीज के लिए आए हैं, सर्टिफाइड बीज है और इसकी वैरायटी 725 है। हमने पहले भी यहाँ से बीज लेके गए हैं जिसकी पैदावार बहुत अच्छी थी और रिजल्ट मतलब काफ़ी अच्छा है उसका, इसलिए हम यहाँ से बीज लेना आए हैं और ये हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और यहाँ का जो स्टाफ है जो भी यहाँ पे है सब बढ़िया है, किसी कोई दिक्कत नहीं किसानों को। किसानों से ये अपील है कि जैसे भी ये बीज है यहाँ से लेके जाएं और ये अच्छी क्वालिटी का बीज है, सर्टिफाइड बीज है और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है जी। सर बीज की तो जितनी मैंने सुना है अच्छा ही है और डिपार्टमेंट से मैंने लिया है बीज। अब मैं इसकी जो बुआई करूँगा बिजाई के बाद पता लगेगा कैसी इसकी पैदावारी होती है। हालांकि महकमे वाले तो इसकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है और इसके बाद पता लगेगा जी। तो बाजार में भी जो बीज मिलता है और ये जो बीज है इसमें क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको? देखो बाजार के में और इसके में मेरे को काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। ये बीज अच्छा बीज है, कंपनी का बीज होगा, बाजार का काफ़ी महंगा बीज है और वैसे भी सही बीज नहीं है। और दुकानदारों के कोई रेट नहीं है और यहाँ पे बिल्कुल जो सही हमें फ्री में बीज मिल रहा है और सभी किसानों को कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है। यहाँ का जो डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती किसी किसान को। वहीं हरियाणा के कैथल जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। कैथल जिले के इस योजना के जिला प्रभारी विशाल गुप्ता ने कहा कि जिले में इस योजना का लाभ 688 लोग ले रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि 3 किश्तों में दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना कैथल जिले में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसमें 1829 परिवारों को इसके अंतर्गत काम चल रहा है, जिसमें से 688 परिवारों को इसका लाभ पूर्ण रूप से दिया जा चुका है, जिसमें उनको तीनों किश्तें मिल चुकी हैं और उनके घर तैयार हो चुके हैं। शहरी गरीब जो लोग हैं उनका एक 2017 में सर्वे हुआ था, डिमांड सर्वे के आधार पे इनको DPR में नाम आने के बाद शर्तों के मुताबिक नियम अनुसार इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मुझे उनकी सहायता मिली। इस वजह से मेरा ये मकान आज बनकर तैयार हुआ। मैं उनका तहे दिल से अपने पूरे परिवार समेत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। टूटे फूटे मकान में रह रहा था और ये जो प्रधानमंत्री योजना चली थी, मेरे 2.5 लाख रुपए आए थे, उसमें मैं सुविधा से बहुत अच्छी तरह से रह रहा हूँ बना के। पहले मकान टूटे फूटे हुआ करते थे जिससे बारिशों में भी प्रॉब्लम हुआ करती थी और जिससे आज हम ये मकान बना के बहुत खुश रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। हमारा मकान कड़ियों वाला था जी, कच्चा मकान था। फिर हमने ये योजना का लाभ लिया, फिर हमने मकान।
वहीं यमुनानगर जिले के अमादपुर में प्रसिद्ध ऐतिहासिक तीर्थ सूर्य कुंड मंदिर में पहले नवरात्र से 100 कुंडलीय श्री चंडी महायज्ञ का आयोजन होगा। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले 100 कुंडलीय महायज्ञ की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंदिर में बनाई गई 50 फुट ऊंची यज्ञशाला आकर्षण का केंद्र बनी है, जिसे राजस्थान से आए कारीगरों ने तैयार किया है। इस मंदिर में 7 अक्टूबर से नवमी तक महाकुंडली श्री चंडी महायज्ञ होगा, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से तीर्थ स्थलों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। कुंड का ये इसमें 100 कुंड बने हुए हैं और ये जो देखने में आ रहा है पूरा शास्त्र में जैसा उल्लेख है उसी के अनुसार इस कुंड को बनाया गया है, इस ये मंडप को बनाया गया है। 100 योनि कुंडों में भगवती माया दुर्गा का, महाचंडी का नवरात्रि के पावन पर्व पर शारदीय नवरात्र में ये आराधन किया जाएगा और आराधना का उद्देश्य है जीव मात्र का कल्याण, भारतवर्ष का उत्कर्ष। अभी जैसा कि पूरी दुनिया में ये महाव्याधियों से ग्रस्त है पूरी। यमुनानगर की सभी 13 अनाज मंडियों में आड़ती और मिलर्स ने हड़ताल कर दी है। सभी अनाज मंडियों में जहां भारी संख्या में गेहूं का स्टॉक पड़ा है, तो वहीं लाखों क्विंटल धान भी मंडियों में आ चुका है, लेकिन उसकी अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई। खुले आसमान के नीचे रखा धान भीगने से किसानों का नुकसान हुआ है। उठान न होने के चलते आड़ती और मिलर्स ने हड़ताल को शुरू कर दिया है। सरकार की राइस मिलों के साथ राइस मिलों की जो भी वो थी, वो सारी उनकी जो मांगे थी, सरकार ने मांग की, उन्होंने अपनी स्ट्राइक बंद। कुरुक्षेत्र करनाल शुरू हो गया, यमुनानगर में भी अभी शुरू होने की जल्दी संभावना है। देखिए जी, मंडियाँ हमारी बंद करने का सबसे मुख्य कारण है जाम। मंडी में जाम लग चुका है। हमारी जगाधरी मंडी के अंदर 5 से 6 लाख कट्टा आ चुका है और शेड भरे पड़े हैं गेहूँ से, और जो कि सारा जो जीरी है, जितने भी है सारे बैग है, वो सब बाहर सड़कों पे लगा हुआ है। आप भी देख सकते हैं सारा का सारा बाहर लगा हुआ है। अभी कल रात जो बरसात हुई, उस बरसात से सारा माल भीग गया। जो ये नुकसान है, किसानों का नुकसान हुआ। अब इसको कैसे संभालेंगे? जब तक उठान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता मंडी में। अब अगली खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर पिहुआ उपमंडल के थाना गांव में धान खरीद केंद्र पर धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। बताया जा रहा है कि हाईटेंशन तार की चपेट में आने से ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगी और इस हादसे में ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली हाईटेंशन तार की चपेट में आए और चंद सेकंड में पूरे ट्रैक्टर में करंट आ गया। गनीमत रही कि जान मान की किसी तरह की कोई नुकसान नहीं हुई। धान खरीद केंद्र का यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ऑर्डर जारी किए हैं कि सभी क्षेत्रों में डेंगू के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग अब एक्टिव मोड में आ चुका है। अंबाला शहर में सीएमओ और उनकी टीम ने पूरे अंबाला शहर में निरीक्षण किया और लोगों के घरों में डेंगू लार्वा की चेकिंग की जा रही है। जहां पर भी लार्वा के लक्षण पाए जा रहे हैं, उसको केमिकल्स और स्प्रे के इस्तेमाल से नष्ट किया जा रहा है। डेंगू के केसेस आपको हमारे यहाँ पे सितंबर से आने स्टार्ट हुए थे और पहला केस 5 सितंबर को डेंगू का अंबाला जिले में आया था और उसके बाद लगातार केसेस आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने 3 जगह टेस्टिंग मशीनें लगा दी हैं। एक अंबाला सिटी में है, अंबाला कैंट में है, एक मॉलिकुलर लैब में हमारी सेक्टर 10 में मशीनें लगी हुई हैं। आपको हमारा जो मेन एक्शन है वो लार्विसाइडल है, यानी लार्वा को मारने का है और एंटी लार्वल एक्टिविटी हमारी लगातार चली हुई है। हमने 50 ब्रीडिंग चेकर भी रखे हुए हैं और साथ के साथ ये है कि हमारे जो भी मेल वर्कर या फीमेल वर्कर हैं वो भी घर घर में जाके लार्वा देख रहे हैं। अगर किसी कूलर इधर आए दिन बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर को तोड़ दिया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। आज अंबाला में पेट्रोल ने अपना शतक पूरा कर लिया है, जिसके बाद आज पेट्रोल 100 के पार और डीजल का दाम 91 रुपए 59 पैसे हो गया, जिससे लोगों की जो मुश्किलें हैं और भी बढ़ चुकी है। लोगों का कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार को सोचना चाहिए।
देखो, इसको इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए कि एक गरीब जो आदमी है वो आप कैसे खाना खाएगा। उसके ऊपर उसका तो बच्चों के कितने और ओवरहेड खर्चे होते हैं कि ऐसे तो एक नाक में दम करने वाली बात है। सरकार को इसके ऊपर गंभीर रूप से सोचना चाहिए कि ये रेट ना बढ़ें। बस मैं यही कहूँगा कि इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए कि ये रेट जो बढ़े हैं ये और नहीं बढ़ने चाहिए। बस हम तो चाहते हैं जी कम होना चाहिए। बाइक तो चला ही नहीं पाते इतनी महंगाई में, घर पर ही ढकी हुई खड़ी है। कितना खर्चा बढ़ गया पहले से? खर्चा तो सर 75 रुपये से बढ़ के गया है, अभी 100 रुपये पे आ गया। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। गैस सिलेंडर के दाम 1000 के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। महंगाई के चलते समाज के सभी वर्ग परेशान हैं, खासकर वाहन चालक जिनकी जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है। तो वहीं रसोई गैस के दाम के बढ़ने से गृहिणियों का बजट भी बिगड़ा है। हर चीज पर गरीब जो है उसके लिए इतना मैनेज करना नहीं मुश्किल पड़ता है, पर हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। सिलेंडर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नीड है हमारी डेली, कि सिलेंडर के बगैर तो गुजारा हो ही नहीं सकता है। तो बताइए, हर चीज़ है, कोई दिन है, कोई त्यौहार है, कुछ बनना है, सिलेंडर यूज़ होना ही होना है। तो अब आप बताइए क्या किया जाए इसके बारे में। हम तो बहुत परेशान हैं। सिलेंडर की वजह से ऐसा है कि चाहे कुछ भी है, हमारा बजट बिल्कुल डगमगा गया है। पहले हम सेविंग भी कर लेते थे, अब सेविंग करना तो बहुत मुश्किल है। गुजारा हो जाए वही बहुत अच्छी बात है, पर गुजारा होना भी बहुत मुश्किल है। बच्चों की फीसें हैं, सब कुछ है, अब त्योहार हैं तो बच्चों ने कपड़े भी लेने हैं, हर चीज़ है। तो उसके लिए बहुत हमारा बजट डगमगा सा गया है। तो मतलब अरेंज करना बहुत मुश्किल हो गया है। तेल के बिना तो गड्डी चलनी नहीं। अब ये हाल हो गया कि गड्डी गाड़ी रखनी पड़ेगी। तेल का ये हाल हो गया, रेट बंदा गड्डी चलानी औखी हो गई है। सारे कारोबार में फ़र्क है, कारोबार ठप हो रहे हैं इसी वजह। तो सेल में कुछ फ़र्क पड़ा? सेल में फ़र्क है सर, काफ़ी फ़र्क है। कितना? सर ऐसे जो हमारे पहले लीटर्स में थे वो वॉल्यूम में आ गया, वो रुपीज़ में डलवाते हैं। बट जो एवरेज भी लोग देखते हैं वो लीटर्स में आती है, ना कि रुपीज़ में आती है। तो इम्पैक्ट तो आता ही है। तो आगे का क्या ट्रेंड रहने वाला कुछ देखा जाए? सर इसमें कुछ नहीं, जैसे क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल कैसे मिलता है इनको, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सर ऐसे जो हमारे पहले लीटर्स में थे वो वॉल्यूम में आ गया, वो रुपीज़ में डलवाते हैं। अब बात अंबाला की, जहां पर सरकारी स्कूलों के जर्जर हालत वाले कमरों की फाइलें 2 साल से सरकारी दफ्तरों के टेबलों पर धूल फांक रही है। शिक्षा और पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से अब तक इन कमरों को कंडम नहीं घोषित किया गया। अंबाला में 87 सरकारी स्कूलों के 243 ऐसे कमरे हैं जिनकी हालत बहुत ही जर्जर है और जिनको कंडम घोषित करने के लिए शिक्षा विभाग के पास प्रपोजल आया है। तो वहीं अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से 63 स्कूलों के 175 कमरों को अनसेफ घोषित कर दिया गया है। तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने काम में तेजी लाने का आग्रह किया है। पूरी तरह से सील रखें, उधर किसी भी बच्चे को ना जाने दिया जाए। फेंसिंग या कोई वायर या कुछ पीडब्ल्यूडी बीएलआर को हमने लगा थी। उसके ऊपर आज भी एडीसी सर ने इसकी मीटिंग ली है, क्योंकि एडीसी सर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी होती है जो हाई और सीनियर सेकेंडरी के लिए डीओ और कंसर्न्ड एक्सियन पीडब्ल्यूडी बीएलआर और कंसर्न्ड हेड मास्टर, तो इसकी जो कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार ही ये काम किया जाता है। तो आज इसके रिगार्डिंग एक मीटिंग हुई है एडीसी की अध्यक्षता में। उसके अनुसार सर ने हिदायत दी है मीटिंग के बाद भी जो कंडम हो चुके हैं। वहीं करनाल की बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बैंक में घुसे 3 बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर बैंक कर्मियों को स्ट्रांग रूम में बंधक बनाया और करीब 20 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। बैंक गार्ड और कर्मचारियों ने बताया कि नकाबपोश बदमाशों ने बैंक से बाहर जाते समय कई राउंड हवाई फायर किए। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से कस्बे में सनसनी फैल गई। इस वारदात की सूचना के मिलते एसपी गंगाराम पूनिया दल बदल सहित मौके पर पहुंचे और पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश में जुट चुकी है। लगभग 4 बजे का अराउंड 3 लड़के आए थे और उन्होंने वेपन, जो कुछ लोगों के पास में वेपन भी था, 20 लाख के आसपास का एक केस बता रहे हैं जो लोग लेके गए हैं। उस टाइम पुलिस भी यहाँ पर पहुँची थी। अभी पुलिसकर्मियों से बात की जानी शेष है, लेकिन एक पुलिसकर्मी ने कुछ पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो हाथापाई करके यहाँ से भी भाग गए थे। बाद में हमारी टीमों ने पीछा भी किया।
जाको राखे साइया मार सके न कोई, ऐसा एक वाकया सामने आया है यमुना नगर के बाड़ी माजरा गांव के पास से, जहां पर एक नाबालिग बच्ची ने अचानक ही पश्चिमी यमुना नहर में छलांग लगा दी और देखते ही देखते दो युवकों ने बच्ची को बचाने के लिए नहर में छलांग लगाई और एक व्यक्ति ने बच्ची को सकुशल बचा लिया। लेकिन यहां ऐसा वाकया भी सामने आया कि जैसे कहावत है कि मौत दूर से खींच लाती है, इसी तरह से एक बच्ची को बचाने के लिए नहर में छलांग लगाने वाला 24 साल का दुर्गा नामक ऑटो चालक अपनी जान से हाथ धो बैठा। दरअसल वो उस नाबालिग बच्ची की जिंदगी को बचाना चाहता था, लेकिन शायद उसे ये नहीं मालूम था कि बच्ची को बचाने के चक्कर में उसकी ही जान चली जाएगी। एजेंसी में सर्विस कराने गया हुआ था। ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन करा, राजीव एक लड़की और लड़की कूद चुकी है नहर में, वो उसे बचाने के लिए लड़का कूद गया। ठीक है, उसने कपड़े पा रखे थे लड़के ने, उस पर ना तैरा नहीं गया, वो लड़की बीच में टप्पू के बीच में आ गई, बीचों बीच में। ठीक है, फिर मैं एजेंसी से आया, फिर लड़की मैंने बाहर निकाली। तो कहाँ की है लड़की मुझे पता नहीं, वो लड़की मैंने निकाल दिया। मेरे दोस्त ये कालू है लड़का, ये लड़का कालू है लड़का, मेरे साथ हमने निकाल दिया लड़की को। मुसलमानों की है। तो अभी कितने लड़के गए थे लड़की के ये 2 लड़के गए थे। ठीक है, एक लड़का तो डूब चुका और एक लड़का कह रहे थे, मैंने तो ध्यान नहीं करा कौन था लड़का। फिर और लड़की मैं बाहर लेके आया निकाल के। लड़की ठीक है? हाँ जी, लड़की ठीक है? लड़की तो ठीक है, लड़का डूब चुका। तो जो डूबा है लड़का वो कहाँ का रहने वाला है? ये रूपनगर का लड़का। क्या नाम है उसका नाम है दुर्गा, नाम है लड़के का। तो क्या काम करता है वो ऑटो चलाता बेचारा, मजदूरी करने का ही काम है उसे लड़के बेचारे का। वो लड़की कूदी पुल पे से, वो क्या हुआ लड़का उसे बचाने के चक्कर में खुद भी कूद चुका था। फिर तुम्हें पता कपड़े पार किए थे, कपड़े में कहाँ तैरा जाता है। फिर मैं होंडा एजेंसी में, के जो हमारे ये दोस्त है मेरे, ये होंडा एजेंसी में से मुझे लेके आए। फिर मैंने कोई बात नहीं निकाल दिया, तो लड़की तो मैंने निकाल दी है। वो मेरा लड़का ये कल्लू है, मैंने निकाल दिया। अपनी तो प्राइवेट टीम है, सरकार से तो हमारे वैसे भी हमारे को कुछ नहीं मिलता कभी भी। तो ये तो मैंने भलाई के नाते इनका काम कर दिया था। मेरा तो काम करने का बिल्कुल ही बंद करने को सोच रहा हूँ, काम कुछ नहीं देने का। ना तो सरकारी आदमी डूबे थे, उनमें से हमने बंदे भी काट के दिए, मौके भी निकाल के दिए बंदे। उसके बाद भी सरकार नहीं पूछेगी। अब किसी का काम निकल गया, अपना काम निकाल लेंगे लोग, काम निकाल के अपना कौन राजीव कोई नहीं जानता किसी को। मैंने तो आना नहीं था, ये तो मेरे मल्ले परोस के मुझे आना पड़ गया। नहीं सुनो मेरे, मैं नहीं आना चाहता, ये काम मैं करना नहीं चाहता बिल्कुल। मुझे सरकार ने कुछ नहीं दिया। सरकार पता का चक्कर, जो काम करने वाले की वैल्यूज है कुछ नहीं देगी सरकार, हमें कहने का मतलब ये है। ठीक है, क्या था जो लड़की थी, कहाँ की थी, क्या पता चल रहा है अभी तक? लड़की कामे माजरे की थी, किसी ने यहाँ पर बाड़ी माजरा पुल पे है ना, उन्होंने छलांग लगा दी थी। उसके चक्कर में एक ऑटो चालक था, ऑटो चालक को ये सुनने में आ रहा है उसको तरना भी नहीं आता, उसको बचाने के चक्कर में वो डूब गया और बल्कि लड़की बच गई है। लड़के की तलाश की जा रही है डूबने वाले। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANP न्यूज़।